हेलो एवरीवन। देखिए आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ अबाउट रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए हमने क्लास 6 से ही डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स जो होते थे ऐसे नंबर्स या ऐसी क्वांटिटीज़ जो नेचर में एग्जिस्ट करती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, एंड सो ऑन, जहाँ तक भी इन्फिनिटी तक हमारा ये काउंटिंग्स जाती है वहीं तक हमारे नेचुरल नंबर्स होते थे। ठीक है, और इसके बाद हमने होल नंबर्स पढ़े थे। होल नंबर्स में हमारा जीरो भी कंक्लूड होता था, 0 1 2 3 4 5 6 वगैरह। ठीक है, फिर हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़े थे। तो इंटीजर्स के अंदर ये 1 2 3 4 5 ये जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं तो होते ही थे, साथ में ज़ीरो और इन पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स के काउंटर पार्ट यानी इनके नेगेटिव्स भी होते थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस मतलब अगर किसी एक होल क्वांटिटी का पार्ट, ठीक है, या अगर मान लीजिए उसी को हम लिखना चाहें तो हम उसको आपको डेसिमल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते थे हमारे रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। हमने रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो, और क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, और पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, फिर हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। इरेशनल नंबर्स मतलब जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले, जैसे √5 √3 √2 इस टाइप के नंबर्स 9th क्लास में हमने इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करा सकें। ठीक है, सो रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो ये हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से। देखिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। एक्चुअल में ये वही जो हमारा क्लासिक डिवीजन होता था उसी की एक फॉर्म है। यूक्लिड ने इसको बस एक नया फॉर्म दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम लोग डिवाइड करते हैं, मान लीजिए हम लोग 15 को डिवाइड करें, लेट्स से वी आर डिवाइडिंग इट बाय 4। ठीक है, सो हम लोग टेबल पढ़ेंगे 4 3 12 4 4 16 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 3 12 तो ये आता था, और मान लीजिए रिमाइंडर हो जाएगा 3। अब ये जो हमारा डिवाइज़र है उससे छोटा हो गया, तो अब इसको हम रिमाइंडर बना देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता था हमारा डिवाइज़र, दिस इज़ डिविडेंड, दिस इज़ क्वोशिएंट एंड दिस इज़ रिमाइंडर। ठीक है, अब इन्हीं सबको एक फॉर्म बनाकर यूक्लिड ने अपना एक डिवीजन लेमा बनाया, जिसको लिखा जाता है इस फॉर्म में, a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, जहाँ पर a हो जाएगा हमारा डिविडेंड, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी देखा होगा डिविडेंड, b हो जाएगा हमारा डिवाइजर, q हो जाएगा क्वोशिएंट, और प्लस r हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, देखिए अगर आप डिवीजन को समझ पाते हो तो आपको ये पता होगा कि रिमाइंडर जो बचता है वो तभी बचता है जब हमारा जो रिमाइंडर वाली जो मतलब नंबर हो वो हमारे डिवाइजर से कुछ कम हो जाए, मतलब r शुड बी लेसर देन डिविजर, यानी डिविजर को हम लिखते हैं डिवीजन लेमा में b से, तो r शुड बी लेसर देन b। अच्छा, r जो है वो 0 हो सकता है या 0 से कुछ ना कुछ बड़ा होगा, तो इसमें हम लगा देंगे 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कभी भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर हम लोग मतलब किसी भी चीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये आपको याद रखना होगा। a तो हो जाएगा हमारा जो भी इंटीजर कह लीजिए इसको या रेशनल नंबर कह लीजिए, और b हो जाएगा हमारा डिवाइज़र, q हो जाएगा क्वोशिएंट, और r हो जाएगा रिमाइंडर। तो ये बेसिक जो हमारा क्लासिक मतलब जो डिवीजन होता था, जो हम लोग करते थे या हम लोग आज भी करते हैं, उसी को बस एक फॉर्म बनाकर लिखा गया है, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो इसके डिफरेंट यूज़ हैं, जैसे सबसे मोस्ट जो इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है वो HCF फाइंड करने में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। फिलहाल हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से कि हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से 36 को, फिर 4 से हम 37 को एक बार डिवाइड करके देखेंगे, और 38 को एक बार डिवाइड करके देखेंगे हम लोग 4 से। ठीक है, सो 4 9 जा 36 डायरेक्टली हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसके बाद फिर से वही 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर करेंगे 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। और फिर एक बार जैसे 39 को अगर हम लोग डिवाइड करके देखें, तो इसको भी मान लीजिए हम 4 से ही डिवाइड करें, तो 4 9 जा 36, यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3। और फिर अगर हम 40 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 4 10 जा 40, डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो रिमाइंडर फिर से 0 आ जाएगा। तो मतलब
किसी भी कंडीशन के अंदर कोशेंट से बड़ा रिमाइंडर नहीं आता। देखिए रिमाइंडर आपका 0 आ सकता है 4 के लिए, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और दोबारा से फिर से 0 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको 41 करेंगे तो फिर रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा, इस तरह से ये आता रहेगा, ठीक है। बट कंडीशन जो हमने बताई थी कि r शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल देन 0, बट इट शुड बी लेसर देन कोशेंट, यानी r की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी 0 से तो बड़ी रहेगी। 1 सेकेंड, ओके। सो मतलब जो वैल्यू है वो हमारी कोशेंट की रिमाइंडर से हमेशा ग्रेटर रहनी चाहिए, ठीक है। तो यही कंडीशन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की भी, और इसी के बेसिस पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ का आपको यूज़ आने वाला है जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। सो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिख ही रहा है आपको, ये दे रखा है और कह रहा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है इसके अंदर, हम जो है डिवीज़र बनाएंगे छोटे वाले को और डिवाइज़र बनाएंगे बड़े वाले को। 2 नंबर आपको दे रखे हैं, दोनों का एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि 225 इज़ ग्रेटर देन 135, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आप डिवाइड कीजिए, डिविडेंड बनाना है आपको 225 को और डिवाइज़र बनाना है आपको 135 को, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, देखिए 135 1 जा 135 ही रहेगा और 135 2 जा 270 हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको हम लोग 1 से ही डिवाइड करते हैं, तो 135, ठीक है। अब माइनस करेंगे, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा और 22 में से 13 जाएगा, यहाँ पर आपका 90 बचेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका 90 आ जाएगा, ठीक। अब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 225, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 90, ठीक है। एक हमारे पास एल्गोरिदम बनकर आ गई जिसमें हम लिख सकते हैं इसको, देखिए 225 तो हमारा डिविडेंट हो गया, डिवाइज़र हो गया 135, कोशेंट हो गया 1 और रिमाइंडर हो गया 90, ठीक है। अब जो हमारा रिमाइंडर आया है इसको बनाएंगे डिवाइज़र और जो पुराना डिवाइज़र था उसको बनाएंगे डिविडेंड, तो ये आ जाएगा 135। अब देखिए फिर से 91 जा 90, 92 जा 180, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा तो 91 जा 90 पर ही इसको ख़त्म करेंगे। तो 135 में से 90 जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 45, ठीक है। अब एक और हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया 135, तो अब इसको भी एक फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा इसकी बना सकते हैं कि 135 डिवाइज़र था और 90 हमारा 135 डिविडेंड था, 90 हमारा डिवाइज़र था, कोशेंट हो गया 1 और प्लस रिमाइंडर आ गया 45, ठीक है, लाइक दिस। एंड अगेन जो पुराना डिवाइज़र है उसको तो बना देंगे डिविडेंड और जो रिमाइंडर बचा है उसको बना देंगे डिवाइज़र। ये आपको तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो देखिए 45 2 जा 90, अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो पहले इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बना देते हैं। इस बार 90 हमारा डिविडेंड था, 45 हमारा डिवाइज़र था, कोशेंट था 2 और प्लस रिमाइंडर आया 0। तो अब देखिए एचसीएफ इज इक्वल्स टू, जिस डिवाइज़र ने रिमाइंडर 0 लाया है वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, तो मतलब एचसीएफ हो जाएगा 45, ठीक है। ये इस तरह से हम डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं और फाइंड करते हैं हम एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। इसी का आपको भी यूज़ करना है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन 196 एंड 38,220, तो ये दे रखा है। अब देखिए हमें पता ही है 38,220 ऑब्वियसली ज़्यादा है 196 से, तो 38,220 को बना दिया इस बार हमने डिविडेंड और 196 ऑफ कोर्स आपका डिवाइज़र हो जाएगा। तो अब डिवाइड करना है, देखिए 196 2 जा हो जाएगा 392 है, विच इज़ मोर देन 382, 3 डिजिट है तो हम पहले 3 डिजिट लेंगे, तो 392 ज़्यादा हो जाएगा 382 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 तक ही टेबल पढ़ सकते हैं, तो 1 तक ही हम टेबल पढ़ेंगे। तो 196 1 जा 196। अब देखिए इधर 12 में 6 गया 6 जाएगा और यहाँ पर 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। और ये 3 में से 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। तो 186 आ गया और यहाँ से हम 2 उतार सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए टेबल हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं, तो जैसा दिख ही रहा है कि ये ऑलमोस्ट 200 है और ये 1800 है, तो 2 9 जा 18, तो यहाँ पर हम लगभग 9 के टेबल से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कंप्लीटली डिवाइड करना है, यहाँ पर पहले की तरह नहीं करना कभी आप इसको डिवाइज़र बना के अब आगे इसको फिर से यहाँ पे डिविडेंड बनाने की सोचो, पहले हमें नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब देखिए 196 9 जा, तो 9 6 जा 54 और कैरी 5, 9 9 जा 81 प्लस 5 86 का 6 कैरी 8, 9 1 जा 9 प्लस 8 17, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे
तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 15 में 6 जगह है 9 बचा, और 7 में 7 0, 1 में से 1 0, तो 98 बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर 0, टेबल पढ़ेंगे हम लोग 5 तक, तो 5 6 ज़ा 30, 30 का 0 कैरी 3, 5 9 ज़ा 45 प्लस 3, 48 का 8 कैरी 4, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 प्लस 4 9, तो ये 980, 980 में 980 जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। एंड अब ये नंबर जब कम्प्लीटली डिवाइड हुआ तो उसी में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम एक बार इसके पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा बनाते हैं, तो ये आ जाएगा देखिए 38,220, ये तो हो गया हमारा डिविडेंड, इक्वल्स टू डिवाइज़र, डिवाइज़र था 196, डिवाइज़र इंटू कोशेंट, कोशेंट था 195, और रिमाइंडर आया है 0। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो डिवाइज़र रिमाइंडर 0 बना देता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, तो एचसीएफ 196 ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट। सो देखिए थर्ड पार्ट के अंदर दे रखे हैं 867 एंड 255। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख ही रहा है कि 867 इज ग्रेटर देन 255, तो डिवाइड करना है 867 को, मतलब इसको बना देंगे डिविडेंड और 255 को बना देंगे डिवाइजर। ठीक है, सो लाइक दिस 867 एंड 255 यहाँ पर आ जाएगा। अब टेबल पढ़ेंगे देखिए 3 तक, 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16 का 7, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, अब 255 यानी जो पुराना डिवाइज़र था उसको बना देंगे डिविडेंड, और जो रिमाइंडर आया है 102 इसको बना देंगे हम लोग डिवाइज़र। ठीक है, तो 102 2 ज़ा 204। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 51, तो रिमाइंडर जो 51 आया है अब इसको डिवाइज़र बनाएंगे और 102 को यहाँ पर हम अब फिर से डिविडेंड बना देंगे, तो 51 2 ज़ा 102, अब रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, अब पहले इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में चेंज कर लेते हैं। तो पहले जो हमारा डिविडेंड था वो था 867, तो ये आ जाएगा 867, और फिर डिवाइज़र था 255 और इनटू कोशेंट था 3 और प्लस रिमाइंडर आया था 102। ठीक है, अब 102 आया है तो क्या करना है, अब 255 को डिविडेंड बनाना है, 102 को डिवाइज़र, मल्टीप्लाई किया था हमने 2 टाइम्स, मतलब कोशेंट इसका 2 था, और प्लस 51 हो गया इसका रिमाइंडर। ठीक है, फिर से रिमाइंडर 51 आया है, जब तक 0 नहीं आता तब तक हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो 102 को अब बनाएंगे डिविडेंड और 51 हो जाएगा डिवाइज़र, 2 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो 51 से जब हमने डिवाइज़र बनाया तब हमारा रिमाइंडर 0 आया है, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 51। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ और बेसिक एप्लीकेशंस हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की, तो सेकंड क्वेश्चन से हम लोग वो देखेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि आप ये शो करके दिखाइए कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 की फॉर्म का होगा। ठीक है, तो पहले हम कोई भी इंटीजर मान लेते हैं कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब हमने मान लिया कि a जो है हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब जब a अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6q + r, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा b यानी जो डिवाइज़र है वो कितना आ गया, b = यहाँ पर दे रखा है 6। ठीक है, अब हमें पता है कि r की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से और 6 के बीच में होनी चाहिए, तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r ये हो जाएंगी 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब देखिए a की वैल्यूज़ क्या क्या बन सकती हैं। ठीक है, ये देखना है हमें। तो मान लीजिए अगर हम r की पहली वैल्यू इफ़ r = 0 ले लें, तब a = क्या हो जाएगा, 6q और प्लस 0, मतलब ये हो जाएगा 6q। ठीक है, अब देखिए q यहाँ पर इसने कहा था कोई भी इंटीजर है, तो q अगर मान लीजिए कोई भी इंटीजर है, मान लीजिए ये 3 होगा या 4 होगा, है ना। एक मैंने
ऑड इंटीजर ले लिया, एक मैंने इवन इंटीजर ले लिया। जब मैं इसके 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 3 18 आएगा और 6 4 24 आएगा। मतलब अगर मैं किसी इवन नंबर से किसी भी इंटीजर की आइदर पॉजिटिव और इवन, यानी वो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उसकी किसी इवन नंबर से, तो इवेंचुअली जो इंटीजर बन के आएगा वो हमारा इवन इंटीजर ही बन के आएगा। तो 6 मतलब ये हो जाएगा इवन। ये कैसा इंटीजर हो जाएगा? इवन इंटीजर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं r की और पॉसिबल वैल्यूज़ रखूँ तो मान लीजिए इफ़ r इज इक्वल्स टू 1, तब a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6q + 1। अब देखिए, तो 6q तो हमारा इवन है, लेकिन जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा? टोटल मान लीजिए 18 था प्लस 1 तो क्या बन जाएगा? 19। अगर मान लीजिए 24 था प्लस 1 तो ये क्या बन जाएगा? हाँ 25। तो मतलब ये ऑड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑड इंटीजर। ठीक है, हमें यहाँ पर ऑड इंटीजर ही चाहिए। अच्छा, इफ़ r इज इक्वल्स टू अगर हम ले लें 2, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6q + 2। ये भी इवन हो गया देखिए, क्योंकि इसमें +2 ऐड हो गया और ये तो था ही इवन। ठीक है, ये आपको समझना ज़रूरी है कि ये जो 6q वैल्यू है एक्चुअल में ये इवन वैल्यू है, और इसके अंदर फिर हम 2 ऐड करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इवन हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम इवन वैल्यू में एक ऑड नंबर ऐड करते हैं तो फिर वो वैल्यू इवेंचुअली क्या बन जाती है? ऑड इंटीजर बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। तो r इज इक्वल्स टू अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 3, पॉसिबल वैल्यू में से ही ले रहे हैं, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6q + 3। देखिए, इवन नंबर में एक ऑड नंबर ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा? फिर से ऑड इंटीजर। ठीक है, ऑड इंटीजर। इफ़ अगर हम ले लेते हैं r इज इक्वल्स टू 4, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फिर से 6q + 4। और इसी तरह से देखो ये फिर से इवन हो गया। ठीक है, अगर हम ले लें इफ़ r इज इक्वल्स टू 5, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फिर से अगर हमने ले लिया r इज इक्वल्स टू 5, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6q + 5, यानी ये फिर से ऑड इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन में फिर से एक बार देख लीजिए, आपके पास बुक हो तो उसमें से देख लीजिए। तो इसमें कह रहा था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1। देखिए ये रहा ऑड इंटीजर, और 6q + 3, ये रहा 6q + 3, और 6q + 5 ऑड इंटीजर, ये रहा देखिए। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म के होंगे। कब होंगे? जब वैल्यू हमें ये दे रखी होगी 6q में। ठीक है, तो लिख देंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। पॉजिटिव तो ये सभी हैं, बट इनमें से कुछ इवन हैं और कुछ इनमें से ऑड हैं। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, ये हो जाएगा 6q + 1, दूसरा हो गया 6q + 3, और तीसरा हो गया 6q + 5। क्लियर? तो यही हमें शो करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होगा, एंड वी हैव डन इट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 1616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट के अंदर 1616 यानी 616 मेंबर्स हैं, और उसका एक बैंड भी है जिसके अंदर 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इनको चलना कुछ इस तरह से है कि जितने बैंड मेंबर्स के कॉलम होंगे, मान लीजिए बैंड मेंबर्स के यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, 2 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो 4 कॉलम्स में ही आर्मी के जो मेंबर्स हैं उनको भी चलना होगा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे 1616 और 32 का। ठीक है, तो जितना एचसीएफ आएगा वही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आर्मी मेंबर्स दे रखे हैं कितने, 1616। ठीक है, और बैंड मेंबर्स जो दे रखे हैं, ये बैंड मेंबर्स दे रखे हैं आपके 32। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स का हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, और वही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जल्दी से यहाँ पर हम एक बना लेते हैं 1616 और 32 से हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले 32 2 से 64 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 तक ही हम टेबल पढ़ सकते हैं। तो 32 1 से 32, और यहाँ से देखिए
11 में से 2 जाएगा, इधर से कैरी लेंगे, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, और इसके बाद हम लोग टेबल पढ़ सकते हैं यहाँ पर 8 तक आई थिंक, तो 8 तक टेबल पढ़ेंगे। 8 2 16 का 6 और कैरी 1, और 8 3 24 + 1 25, तो ये आ जाएगा। बट हम 9 तक भी पढ़ सकते हैं, तो हम 9 तक टेबल पढ़ेंगे। तो 9 तक जब हम टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे आ जाएगा 288। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर 8 में से 8 0, 2 में से 2 0, तो यहाँ पर आ गया आपका 8। ठीक है, अब जब 8 आ गया तो इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 1616। तो अब जो पुराना डिवाइज़र था यानी 32, उसको हमने बना दिया यहाँ पर अब दोबारा से डिविडेंड, और 8 हो गया हमारा डिवाइज़र। तो 8 4 32। ठीक है, 8 4 32, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 1616 पहला डिविडेंड था, डिवाइज़र था हमारा 32, मल्टीप्लाई किया हमने 19 से, तो प्लस में रिमाइंडर आ गया 8। ठीक है, फिर हमने 32 को बनाया डिविडेंड, तो 8 बन गया हमारा डिवाइज़र, और मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, रिमाइंडर आ गया 0। तो मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा 8। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 8 हो जाएंगे। मतलब वो 8 के कॉलम्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, और उसके पीछे 8 के कॉलम्स में ही आर्मी मेंबर्स चलेंगे। ठीक है, इसके बाद जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए दिखाइए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m फॉर्म का होगा या 3m + 1 की फॉर्म का होगा, जहाँ पर m जो है वो कोई इंटीजर है। तो देखिए इसमें हम करते क्या है, यहाँ पर हम पहले मान ही लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कि लेट a बी एनी इंटीजर। ठीक है, यानी कि मान लिया कि कोई a जो है वो कोई इंटीजर है। अब अगर ये इंटीजर है तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ये BQ + a, यानी a = BQ + a की फॉर्म में होगा। अब लिख देंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या डिवीजन लेमा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इस फॉर्म में होगा, जहाँ पर Q जो है हमारा यानी कोशेंट, ये भी कोई इंटीजर है, B भी कोई इंटीजर है, और जो रिमाइंडर है सॉरी R रिमाइंडर जो है ये भी हमारा कोई इंटीजर है। ठीक है, तो बस इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमें दिखाना था कि कोई भी जो स्क्वायर होगा वो किस फॉर्म का होगा, 3m या 3m + 1। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि लेट b = 3, क्योंकि उसने 3m + 3m + 1 में कहा, तो a = हो जाएगा 3q + r। अब जो r की वैल्यूज़ हैं वो 0 से तो बड़ी और 0 के बराबर होनी चाहिए, लेकिन 3 से छोटी होनी चाहिए। तो r की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज़ 0 हो जाएगी, या 1 या फिर 2। ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ r की हो सकती हैं। ठीक है, अब r की वैल्यूज़ रखेंगे इफ़ r = 0, तो a = क्या हो जाएगा, 3q + r, मतलब 3q और प्लस 0, तो मतलब ये आ जाएगा 3q। तो a = 3q आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर तो देखना है ना हमें, तो इसको कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें स्क्वायर ही तो दिखाना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर q²। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 × 3q²। ठीक है, अब देखो हमने शुरू में बताया था q जो है वो कोई इंटीजर है। ठीक है, अगर q इंटीजर है तो 3q² भी कोई इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर के साथ आप जितने भी इसके प्लस कर दो, माइनस कर दो, या उसका आप मल्टीप्लाई करके मतलब कुछ प्रोडक्ट निकालो, मतलब जितने भी ऑपरेशंस आप उसके साथ करो वो रहेगा एक इंटीजर ही। ठीक है, तो देखिए जैसे आप यहाँ पे q का स्क्वायर है, मतलब q की मल्टीप्लाई q में हो रही है, तो q एक इंटीजर है, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं q × q करके, मतलब ये q × q। तो दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक इंटीजर ही होगा, तो मतलब q² एक इंटीजर होगा, और 3 तो है ही इंटीजर, तो 3q² मतलब 3q² भी क्या हो जाएगा, ये भी एक इंटीजर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इंटीजर है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि लेट 3q² = m, जैसा उसने क्वेश्चन में कहा कि m कोई इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया।
कि m इंटीजर है ये, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 3m, ठीक है। देखिए एक तो आ गया। अब अगर मैं वैल्यू ले लूँ इफ़ r इज इक्वल्स टू 1, अगर मैंने r की वैल्यू 1 ले ली तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा 3q प्लस 1, जैसे था 3q प्लस r था ना, वेट में दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए 3q प्लस r, ठीक है। तो अब आ गया r की जगह 1, मतलब r इज इक्वल्स टू 1 तो 3q प्लस 1, इसमें भी वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, वो होता था a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो देखिए 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6 और q और प्लस 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9q स्क्वायर और 6q, इन दोनों में से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस यहाँ बचेगा 2q। 1 में तो 3 है ही नहीं तो इसको अलग रखेंगे और इन दो का एक ब्रैकेट बना लेंगे और इसमें से हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, फिर से लेट ये जो पूरा था, जैसे पिछली बार हमने 3q स्क्वायर को m माना था, अब 3q स्क्वायर के साथ 2q आ गया, मतलब दो इंटीजर का सम भी तो एक इंटीजर ही होता है, तो हम मान लेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू m, ठीक है। इस तरह से ये इसको हम m मान लेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर इज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 और इस पूरे की वैल्यू हो गई m प्लस 1। तो देखिए जैसा इसने कहा था कि आपको दिखाना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। इसी तरह से आप r इज इक्वल्स टू 2 रख कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। तो देखिए काफ़ी हद तक क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, बस वहाँ पर आपको स्क्वायर करने के लिए बोला था, यहाँ पर आपको क्यूब करने के लिए बोला। तो फिर हम वही सेम सॉल्यूशन कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू कैसे लिखा जाएगा b q प्लस r, जहाँ पर b हमारा डिवाइजर, q कोशेंट और r रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए इसने कहा है कि 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो यहाँ पर भी हम ऐसा कर लेते हैं कि लेट b इज इक्वल्स टू 3 ले लेंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 3q प्लस r, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये कह रहा था कि इसमें क्यूब करके आप दिखाइए कि जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की आएंगी, मतलब जो भी हमारा इंटीजर आएगा वो इस फॉर्म का आएगा, ठीक है। तो अब ये बताइए सबसे पहले कि r की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या होंगी। देखिए b इज इक्वल्स टू हम कोई भी नंबर ले सकते थे, ठीक है, बट 3 ले रहे हैं क्योंकि हमें कम वैल्यूज में काम करना है, ठीक है, हमें बस शो करके दिखाना है। तो देखिए 0 से तो ये बड़ा होना चाहिए लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए, तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं 0 1 और 2। तो अभी 3 ही वैल्यूज़ हैं, अगर आप 4 लेते तो 4 वैल्यूज़ होती, 0 1 2 3 है ना, तो मतलब 3 मैंने इसलिए लिया ताकि कम वैल्यूज़ आएँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद a इज इक्वल्स टू इफ़ r इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, मतलब a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3q, ठीक है। पिछली बार स्क्वायर किया था, इस बार क्या करेंगे क्यूब, तो मतलब दोनों तरफ इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इस तरह से इसको हम क्यूब ले लेंगे। तो ये हो जाएगा a की पावर 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम करना है, देखिए 9m प्लस 1 की फॉर्म में दिखाना, तो यहाँ से हम 9 अलग करेंगे, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 9 3 27 और क्यूब इसके साथ आ जाएगा। फिर वही करेंगे कि लेट 3q क्यूब इज इक्वल्स टू m, क्योंकि ये इंटीजर ही होगा, पिछली बार मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में भी। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 9 और इसकी वैल्यू m आ गई तो 9m, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर मैं वैल्यू लेता हूँ इफ़ r इज इक्वल्स टू 1, तो हमारा a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस 1,
फिर से इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब इसका तो आ जाएगा ए क्यूब और इसका आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा ए प्लस बी के होल क्यूब का, तो वो इस तरह से होता था ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला आपका होता था, या हम इसको 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी अलग से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको ओपन करेंगे, फॉर्मूला ए क्यूब इक्वल्स टू 3 मतलब ए क्यूब, सबसे पहले 3q का क्यूब, तो 3q का क्यूब आ जाएगा 27q क्यूब, 1 का क्यूब फिर से 1 आ जाएगा प्लस, अब देखिए 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी मतलब 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3q इंटू 3q और इंटू बी मतलब 1, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 क्यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर निकालेंगे हम 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए मतलब 3q और b स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9q और 1 तो ऐसे ही है, तो ये आ जाएगा 9q। ठीक है, अब देखिए इन सब में 27 27 9, यहाँ पर 9 है बट 1 में नहीं है, तो 1 को अलग करेंगे, इन सबको एक साइड लेंगे, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9q और प्लस 1, इन तीनों में 9 कॉमन है तो यहीं से कॉमन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3q क्यूब और 3q स्क्वायर और प्लस q। ठीक है, और ये 1 अलग हो गया। अब यहाँ पर ऐसे ही मान लेंगे कि लेट m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, क्योंकि देखिए अगर q इंटीजर है तो ये पूरी वैल्यू भी इंटीजर होगी, तो बस हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाम दे रहे हैं m। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 9 और इस पूरे को हमने माना है m और प्लस में क्या था यहाँ पर 1, तो देखिए दो फॉर्म हमारे पास आ गई, एक तो 9m आ गया, एक 9m प्लस 1 आ गया। ठीक है, एक हमें थर्ड और निकालना है 9m प्लस 8 जो हमारा आएगा r इज इक्वल्स टू 2 रखकर करते हैं उसको। तो देखिए अगर हम रखें इफ़ r इज इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3q प्लस 2। ठीक है, फिर से इनका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब और ये आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ, देखिए इसको फिर से a प्लस बी के होल क्यूब से ही ओपन करना है वैसे आपको, तो ओपन करेंगे 3q का क्यूब आ जाएगा 27q की पावर 3 और प्लस 2 का क्यूब आ जाएगा 8। ठीक है, और इसके बाद हमें निकालना है 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर का मतलब 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 और फिर हमारे पास है b, तो 27 2 ज़ा ये आ जाएगा 54 करके आप लोग देखिए इसको, और ये आ जाएगा यहाँ पर q स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और 12 3 ज़ा 36 और यहाँ पे आ जाएगा q। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला इस तरह से ओपन होगा इसका। अब यहाँ पर देखिए 8 जो है वही बस 9 का फैक्टर नहीं है, बाकी सब ये 9 के फैक्टर हैं, तो इन सबको हम अलग अलग कर लेंगे यहाँ पर और 8 को हम अलग लिख देंगे। ठीक है, इन तीनों में से जैसे 9 कॉमन हो रहा है तो 9 कॉमन करेंगे, 9 3 ज़ा 27 और 9 6 ज़ा 54, 9 4 ज़ा 36 और यहाँ पे 8 अलग से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको फिर से हम मान लेंगे कि लेट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू m, तो ये आ जाएगा 9m प्लस 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारी तीनों वैल्यूज हम प्रूफ कर चुके हैं, 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, जब r इज इक्वल्स टू 0 लिया था तब हमने प्रूफ किया था कि 9m आएगा और फिर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जहाँ पर हमें पहले समझना होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को, सो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।